Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. इस कोविड-19 के बावजूद भी आई होप कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे हो, अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। तो आज हम अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए उसकी थर्ड पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ चाइना। तो अगर आज आपको लेक्चर समझ में आता है, लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना। अगर लेक्चर पसंद में नहीं आता है तो प्लीज़ डिसलाइक अगर कर रहे हो आप तो प्लीज़ मुझे रीज़न भी ज़रूर बताना ताकि मैं फ्यूचर में उसको इम्प्रूव कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली अपडेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी के बारे में। आपको पता है जैसे कि जो चाइना है, अगर हम बात करते हैं उसकी जीडीपी के बारे में तो आज नंबर 2 पर आता है वो। पॉपुलेशन की टर्म्स में नंबर 1 पर आता है वो। इन टर्म्स ऑफ अगर उसके लैंड एरिया, ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे जो चाइना है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस जो है उसने किसी ना किसी फॉर्म में बना रखी है। तो इसीलिए जो है जो चाइना है वो भी एक रीजनल पावर की फॉर्म में क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो आज हम बात करते हैं चाइनीज इकोनॉमी के राइज के बारे में कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत करी और जिस पोजीशन पर आज वो है, क्या वो शुरू से ही इस पोजीशन पर थे या फिर वो इस पोजीशन पर कैसे पहुंचे। तो अगर हम चाइना के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो जो चाइना है इट गॉट इंडिपेंडेंट इन 1949, 2 years आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। ठीक है, तो ये लोग ये जो चाइना है वो माओ की लीडरशिप में इंडिपेंडेंट हुआ था। इन्होंने सोवियत मॉडल को ऑप्ट किया था, मतलब ये इन्होंने कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को ऑप्ट किया था, जहां पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल द डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस, दे आर टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जो स्ट्रेंथ है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसकी इकोनॉमी की, वो कहाँ पर लाई करती है। जैसे अगर आप बात करते हो इसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात कर लो, पॉपुलेशन की टर्म्स में इसकी बात कर लो, लैंड मास की टर्म्स में इसकी बात कर लो, रिसोर्सेज हैं, रीजनल लोकेशन है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो चाइना है वो एज अ पावरफुल नेशन जो है वो इमर्ज होकर आता है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, दे इन 1941 दे अडॉप्टेड द सोवियत मॉडल। किस बेसिस पर उन्होंने सोवियत मॉडल को अडॉप्ट किया था? दैट इट विल गिव देम द एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट। वहां के सिटीजन्स को क्या दी जाएगी? एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस किया जाएगा। एजुकेशन टू ऑल, राइट, ये एजुकेशन भी सभी को प्रोवाइड करेंगे। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, जिसने चाइनीज इकोनॉमी को 5 to 6% की एवरेज ग्रोथ रेट से इंक्रीज करने में हेल्प करी। ठीक है, तो अब इन मॉडल का जो इन्होंने ये सोवियत मॉडल अडॉप्ट किया था उसके लिए चाइना को क्या क्या पॉजिटिव्स मिले, उसके चाइना को क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट से क्या अचीवमेंट्स हुई। सबसे पहले इन्होंने देखा कि इनके पास रॉ मटेरियल को बाय करने के लिए या कैपिटल गुड्स को बाय करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। So for that what they did, they substitute the import by the domestic goods. क्यों? क्योंकि अब इनको पता है कि हम उसको बाहर से बाय कर नहीं सकते, लोन लेकर बाय करने की जरूरत नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो उन्होंने उस चीज को अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करने की सोची, सो दैट दे कैन रिप्लेस द इंपोर्ट बाय देयर डोमेस्टिक गुड्स। Also the foundation of industrial economy was done at that time, कि किसी भी कंट्री को ग्रो करने में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो उस रीजन की वजह से जब इन्होंने अपने कंट्री के अंदर ही हर चीज को प्रोड्यूस करने की या एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी रखी थी, तो यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश होने लगी। लेकिन
इस चीज का, जैसे प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ी थी, सोवियत यूनियन को फेस करनी पड़ी थी ना, कि जो सोवियत सिस्टम था जब उनकी ग्रोथ स्टैग्नेट हो गई, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम, जैसे स्टैग्नेंट ग्रोथ थी, वो यहाँ पर भी फेस करने को मिली। साथ ही साथ वहां पर क्या प्रॉब्लम आई, जो चाइना था वहां पर जो एवरेज बेसिस पर उनकी पर ईयर जो पॉपुलेशन थी उसकी ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, 2 to 3% एवरी ईयर वो क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, जिसकी वजह से जो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो यहाँ पर इनकी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने में जो है वो एबल नहीं थी। दे वर नॉट एबल टू fulfill the growing needs of the population. Also, there was no surplus for the industry. क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन राइज हो रही थी, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू वो सारा का सारा डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जाता, तो क्या होता, इंडस्ट्रीज तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं था। ऑल्सो जो इनका इंटरनेशनल ट्रेड था वो मिनिमम था, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा था, अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा हुआ था। और हमने पढ़ा था कि इन्होंने क्या कर रखा था, इंपोर्ट को तो ये बहुत कम प्रेफरेंस देते थे। जब उनके पास सरप्लस ही नहीं था तो वो बाहर की कंट्रीज के लिए प्रोडक्शन कैसे करेंगे, जिसकी वजह से इनकी पर कैपिटा इनकम थी वो भी लो होने लग गई, क्योंकि पॉपुलेशन राइज हो रही है, इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही है, तो और ओवरऑल जो हमारी इनकम है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से चाइनीज लीडर्स ने सोचा कि अब क्या करने की जरूरत है, नाउ वी हैव टू शिफ्ट आवरसेल्व्स, या हमें अब अपना मॉडल जो है कंट्री को रूल करने का, इकोनॉमिक मॉडल जो है अब हमें उसको चेंज करने की जरूरत है। सो व्हाट वर द मेजर डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय द चाइनीज लीडरशिप इन 1970s? दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड फॉर द चाइनीज इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पीरियड में इतने सारे डिसीजंस लिए गए जिसने चाइना को आज का चाइना बनने में हेल्प करी। व्हाट वर दोज डिसीजंस? तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन को एंड कर दिया। मतलब वो पॉलिटिकली आइसोलेट था वर्ल्ड से, इकोनॉमिकली आइसोलेट था वर्ल्ड से, तो उसने अपने यूएस के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। कब? इन 1972। नेक्स्ट इसने क्या करा, जो लीडर थे इनके, प्रीमियर जू एनलाई, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि किसके अंडर चाइना ने मॉडर्नाइजेशन, फॉर मॉडर्नाइजेशन को करा था, दैट वाज प्रीमियर जू एनलाई व्हेन 1973। ये एक एक पॉइंट में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे 1 मार्क के, सो डू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। फॉर मॉडर्नाइजेशन कौन कौन से थे? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड मिलिट्री। ठीक है, ये चारों चीजों को इन्होंने मॉडर्नाइज करने के ऊपर फोकस दिया, कि जो एग्रीकल्चर है अभी तक हम ट्रेडिशनल मेथड से हम उसको क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, अब हम उसमें साइंटिफिकल मेथड्स लेकर आएंगे। इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया जाएगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लाकर। ठीक है, मिलिट्री में हम एक्सपेंस करेंगे अपना। तो ये सारी चीजें इन्होंने क्या करा, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस करा। डेन जियोपिंग डिक्लेयर द ओपन डोर पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कब किया? इन 1978। अपनी इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, देखो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। हम चाइना से पहले इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनके कई सालों के बाद लाए। और जो चाइना है हमसे तो बहुत पहले ही क्या कर चुका था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ला चुका था। क्या पर्पस था इनका इसके पीछे? कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। कैसे? बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्योंकि ओपन करेंगे हम अपनी इकोनॉमी को, तभी तो बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए क्या होंगी, रेडी होंगी। तो बाहर की कंट्रीज से हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे और अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करवाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या करा, प्राइवेटाइजेशन किया। किसका? एग्रीकल्चर का इन 1982, और प्राइवेटाइजेशन किया इंडस्ट्री का इन 1998।
ठीक है, तो इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऑल्सो इन्होंने क्या करा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पर फोकस दिया। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जो बेसिकली कहाँ पर लगाए जा मतलब डेवलप किए जाते हैं, रिमोटेस्ट पार्ट या पुअर रीजन या बैकवर्ड रीजन जो होते हैं वहां पर। देखो कोई भी इन्वेस्टर है वो कभी भी बैकवर्ड एरियाज में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है मुझे यहाँ किसी तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। लेकिन चाइना ने इन्हीं रीजन को डेवलप करने के ऊपर ध्यान दिया। कैसे? बाय गिविंग द सब्सिडीज। उन्होंने क्या कहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस एरिया में अट्रैक्ट करी बाय गिविंग देम द सब्सिडीज। उन्होंने कहा हम आपको लैंड जो है वो सस्ती प्रोवाइड करेंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपको प्रॉफिट जो है आपको फर्स्ट फ्यू ईयर्स तक उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो क्रिएट की जाएंगी, वो भी आसपास के एरियाज में लाइक डिस्ट्रीब्यूट की जाए, जो सेल की जाएंगी वो एक स्पेसिफिक रेट से। तो लोगों को क्या हुआ, उनको यहाँ पर चीप लेबर मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लैंड मिलेगी। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से चाइना जो था वो एक इन्वेस्टमेंट हब की फॉर्म में सामने आया। तो ये सारे 5 चेंजेस जो चाइना ने ड्यूरिंग 1970s किए, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर, उसका बेनिफिट इनको आज तक भी मिला है। So, what were the positive impacts of all these 5 changes which the Chinese leader took in 1970s? जब 1970s में उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए तो उसका क्या बेनिफिट मिला चाइना को? नंबर 1, इट हैज हेल्प चाइना टू ब्रेक फ्रॉम द स्टैग्नेशन। जो इनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्या हो चुकी थी, ग्रो करना बंद कर चुकी थी। ठीक है, किसी तरह की कोई नेशनल इनकम राइज नहीं हो रहा था, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन राइज नहीं हो रहा था, राइट। स्टैग्नेट थी इकोनॉमी, अब वो क्या होने लग गई, ग्रो होने लग गई। और चाइना ने जो है वो ग्रोथ 15% तक भी की है, एवरेज ग्रोथ उनकी। तो यू कैन इमेजिन द टाइप ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज क्रिएटेड दैट। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था और जो रूरल इनकम थी वो मल्टीपल राइज हो गई। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन करोगे तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आएगी ही आएगी, तो जिसकी वजह से रूरल इनकम भी राइज हो गई। सिमिलरली रूरल इंडस्ट्री थी, वो भी क्या हो गई, जैसे उनकी इनकम बढ़ी उनकी सेविंग्स भी बढ़ने लग गई, और वो क्या हो गए, जो रूरल एरियाज थे वो भी डेवलप होने लग गए। हमारे यहाँ के विलेज में और चाइना जापान के विलेज में आपको जमीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। वहां के विलेज और यहाँ की अर्बन लाइव्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। The special economic zones they led to rise in the foreign trade, क्योंकि जब उन्होंने उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करे तो उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, चाइना में मतलब इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आई फॉरेन कंट्रीज से, जिससे क्या हो गया, दैट बिकेम द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें आज कोविड-19 के चलते हुए दिखा कि बहुत सारी कंट्रीज में जो सप्लाई थी वो रुक गई थी व्हेन द बॉर्डर ऑफ द कंट्रीज दे गॉट सील्ड। तो इसीलिए क्या हो गया है, आज हर एक कंट्री क्या सोच रही है, क्या कोशिश कर रही है कि हमें जो इंटरडिपेंडेंस हमने चाइना के ऊपर इतनी ज्यादा बना रखी थी उसको कम किया जाए। ऑल्सो इट हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग इट्स रिलेशंस विद, इसने चाइना जो है WTO को इसने ज्वाइन किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इन 2001, और इसने वर्ल्ड इकोनॉमी में भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और भी ज्यादा राइज होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा। तो चाइना जो था एज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जो है वो डेवलप, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। लेकिन ऐसे कहा जाता है ना, जैसे एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, अगर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट थे तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। तो व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द
चाइनीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नंबर 1 सेज दैट कि जो बेनिफिट्स हैं इन रिफॉर्म्स के वो सभी को इक्वल नहीं मिले। मतलब क्या है, जो आज भी जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो वहां पर प्रेवलेंट थी। मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन पीपल एंड 1 मिलियन मेक्स 10 लाख। तो यू कैन इमेजिन 100 मिलियन पीपल वो आज भी यहाँ पर क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। ऑल्सो जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है या कंडीशंस ऑफ वर्क है उनकी, वो आज भी क्या थी, वो बहुत ही पुअर थी वहां पर। दो आप क्या कर रहे हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ला रहे हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन फिर भी क्या था वहां पर जो डेवलपमेंट थी या जो फीमेल क्या कहते हैं उसको, जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट थी या कंडीशंस ऑफ वर्क थे वो आज भी क्या थी, बहुत पुअर थी। करप्शन जो था, एनवायरमेंटल, देखो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी क्या होगा, बहुत फैक्ट्रीज जैसे आएंगी पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए पेड़ों को भी काटना पड़ेगा, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो बिफोर 2014 बीजिंग जो था द कैपिटल ऑफ चाइना, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जैसे हमने पढ़ा ना कि इसका बेनिफिट जो था वो क्या था, सबको इक्वल तो मिला नहीं, तो जिसकी वजह से गैप था बिटवीन द रिच एंड द रूरल एंड द अर्बन एरियाज एंड द कोस्टल एंड द इनलैंड प्रोविंसेस दैट गॉट वाइडन्ड। मतलब वो गैप घटने की बजाय फर्दर इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये था चाइना के बारे में कि वो किस तरह से एक इंटरनेशनल या ग्लोबल पावर की फॉर्म में इमर्ज होकर आया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडो चाइना रिलेशन, या हम बोलते हैं साइनो इंडियन रिलेशंस। तो अब ये बात करते हैं कि जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, व्हेन वी बोथ वर अंडर द ब्रिटिशर्स, हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो उस टाइम पीरियड में हमारे बीच में जो पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन था दैट वाज वेरी वेरी लिमिटेड। तो इन दोनों को ही नहीं पता था कि एक दूसरे के बारे में कि व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट इन आवर नेबरिंग एरिया। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में और चाइना इंडिपेंडेंट हुआ 1949 में, तो बिगिनिंग में हमारे रिलेशन जो थे वो फ्रेंडली हमें लगे, क्योंकि जो हमारी कंट्री के लीडर्स थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन लोगों ने कोशिश करी या फोकस किया कि हम क्या करेंगे, हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे। तो कैसे इन्होंने अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करे, आपने एक स्लोगन भी सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, ये बहुत टाइम तक क्या रहा था, पॉपुलर रहा था। ऑल्सो जब चाइना जो है उसने कम्युनिज्म को ऑप्ट किया था, तो इंडिया जो था दैट वाज वन ऑफ मतलब यू कैन से फर्स्ट कंट्रीज, अमंग द फर्स्ट कंट्रीज जिसने वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को क्या किया था, रिकग्नाइज किया था। उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रीमियर ज़ू एनलाई, इन्होंने क्या किया था, पंचशील एग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम क्या करेंगे, कैसे अपने दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ पीसफुली एग्जिस्ट करेंगे, एंड दैट वाज साइंड इन 1954। लेकिन चाइना आपको पता है जैसे आज है वो पहले भी ऐसा ही था। तो हमारे जो रिलेशंस थे वो चाइना के साथ क्या होने लग गए, थोड़े थोड़े बिगड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि चाइना ने 1950 में तिब्बत को जबरदस्ती एनेक्स कर लिया कि जो तिब्बत है दैट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन तिब्बत जो था वो चाइना को अपना हिस्सा, वो कहता था भाई मैं अपने आप में एक सॉवरेन नेशन हूं। लेकिन चाइना ने उसको फोर्सफुली एनेक्स कर लिया और इंडिया और चाइना के बीच का जो हिस्टोरिकल बफर था वो रिमूव हो गया। तो जो तिब्बत था उसको रूल किया जाता था बाय द स्पिरिचुअल लीडर दैट वाज नोन एज दलाई लामा। तो जब तिब्बत को फोर्सफुली एनेक्स किया गया तो दलाई लामा ने इंडिया से क्या करा, हेल्प मांगी, और उन्होंने इंडिया में असाइलम लिया, और इंडिया ने उनको हेल्प भी करी और असाइलम भी दिया। तो चाइना ने सोचा कि अब जो चाइना को लगा कि इंडिया जो है उसने तिब्बत के दलाई लामा को हेल्प करके हमारा ऑपोजिशन किया है, इसका मतलब क्या है, अब ये हमारा एनिमी है। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वर्ल्ड लेवल पर ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जो इंडिया है वो एंटी चाइनीज एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, अपनी ग्राउंड पर
वो कर रहा है, मतलब डेवलप कर रहा है। ऑल्सो हमारे बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स याद रखना ये आज भी सॉल्व नहीं हुए हैं इन टू कंट्रीज। लद्दाख रीजन है हमारा, अक्साई चिन का एरिया, अरुणाचल प्रदेश रीजन में, और थोड़ा बहुत हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में। सबसे बड़ा रीजन है ये हमारा अक्साई चिन का एरिया। नंबर 2 पर आता है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हमारी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं जो आज भी इनके साथ सॉल्व नहीं हुई हैं। और कोविड-19 के टाइम में आपने खुद ही देख लिया, अभी रिसेंट में भी चाइना ने क्या करा था, यहाँ पर अपनी आर्मी को अंदर भेज दिया था इंडिया में। चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ 1962 में, जिसने हमारे रिलेशंस को फर्दर स्ट्रेन कर दिया। और इसी वॉर के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनको वर्ल्ड लेवल पर क्रिटिसाइज भी किया गया था। मतलब उनको उनकी कंट्री के पार्टी के खुद के जो लीडर्स थे या खुद के पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, और वर्ल्ड लेवल पर भी इंडिया को क्या बना, एक लॉफिंग स्टॉक की फॉर्म में सामने आया कि इंडिया जो है अपने नेबर से ही अपने आप को जब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो क्या मिलिट्री है इंडिया की, क्या डिफेंस सिस्टम है, क्या सिक्योरिटी है इंडिया की। तो इनके बीच के जो रिलेशंस थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। एंड टिल 1976 दे गॉट डाउनग्रेडेड। मतलब ठीक है, एक आधा छोटा मोटा ओकेजन आया जब उन्होंने अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी, बट दैट प्रूव टू बी इनसफिशिएंट, और हमारे जो रिलेशंस थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं हो पाए। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। विद दिस वी विल एंड अप दिस चैप्टर। तो अभी तक हमने देखा कि जो इंडिया और चाइना है उनके रिलेशंस जो थे वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और उनमें किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो होती दिख भी नहीं रही थी। बट इन लेट 1970s जो रिलेशंस थे इंडिया और चाइना के, दे स्टार्टेड टू इम्प्रूविंग स्लोली। धीरे धीरे करके क्या होने लगा, उनके रिलेशंस जो थे वो इम्प्रूव होने स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अब जो चाइना था वो आइडियोलॉजिकली ना सोचकर प्रैग्मेटिक वे में सोच रहा था। मतलब अब वो ये देख रहा था कि इंडिया के साथ अगर उसकी जो रिलेशंस है वो बुरे हो जाते हैं तो उसको कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इंडिया जो है उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट का काम कर सकता है। वो हमारे नेबर में है तो हमें उसकी कभी भी हेल्प पड़ सकती है या उसको कभी भी हमारी हेल्प पड़ सकती है। तो चाइना ने देखा कि क्या है, हमें अब इसके साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या करा, 1981 में अपने बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ये 1981 में स्टार्ट हुए थे लेकिन आज तक भी ये रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो व्हेन द कोल्ड वॉर एंडेड, इंडिया और चाइना के रिलेशंस में भी क्या होने लगे, चेंजेस आने लगे। अब कोल्ड वॉर के बाद जो यूएस था उसकी हेजेमोनी आ गई, लेकिन इंडिया और चाइना ये भी अपने आप को एज अ ग्लोबल एमर्जिंग पावर की फॉर्म में देखने लगी, और उनको लगा कि हम भी इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी मस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल आवर करंट इश्यूज। हमें अपने सारे के सारे करंट इश्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है। व्हेन राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, सो उन्होंने क्या करा, 1984 में वो बने थे ना जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद 1988 में राजीव गांधी जो थे वो चाइना में विजिट किया उन्होंने, और जिसकी वजह से इनके रिलेशन को एक फर्दर जो बूस्टअप चाहिए था वो मिल गया। उन्होंने इसके बाद क्या कहा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है हम लोग उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंडल्ज ना होकर वी विल ट्राई टू मेंटेन द पीस एंड ट्रांक्विलिटी ऑन द बॉर्डर। तो अब उन्होंने सोचा कि हम अपने जो बॉर्डर एरिया है उसको पीसफुल ही रखने की कोशिश करेंगे, हम किसी तरह की कोई भी क्या नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज नहीं होने देंगे। उसके बाद इन्होंने कल्चरल एक्सचेंज और कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक पर भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए कि हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली जो है एक दूसरे की हेल्प करेंगे।
हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है अगर हम बात करते हैं तो वो मल्टीपल टाइम्स राइज हो चुका है। ये करंट 2019 का है विच इज अराउंड 92.68 बिलियन डॉलर्स। अगर ये दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही है, दो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम होता है और चाइना से हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ओवरऑल हमारा ट्रेड डेफिसिट रह जाता है। लेकिन फिर भी हम क्या है, हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। उसके बाद जब 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था एंड समटाइम्स इट वाज इवन जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस जो है अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत है अपने आप को क्या करने की, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी क्या हुआ, इनके रिलेशंस जो है वो खराब नहीं हुए। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि जो चाइना है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है, वहां पर वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में उनकी हेल्प कर रहा है। चाइना जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी अपने मिलिट्री रिलेशंस को अच्छा कर रहा है। अब देखो हमारे नेबर में बांग्लादेश है, हमारी उसके साथ कितना बॉर्डर टच होता है, हमारा म्यांमार के साथ बॉर्डर टच होता है। तो कल को अगर हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो चाइना सपोर्ट कर लेगा उनको, तो जिसकी वजह से क्या है, वी वर ऑलवेज बी एट द रिसीविंग एंड, हमेशा हमें ही नुकसान होगा। तो इस चीज की वजह से भी क्या है, इंडिया जो है लाइक अपने साइलेंट नेचर या जो हमारी उदारता वाला जो नेचर है उसको ध्यान में रखते हुए कभी भी हमने कॉन्फ्लिक्ट नहीं की है। लेकिन अभी रिसेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे रिलेशंस चाइना के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो जो 2017 में डोकलाम इशू हुआ था हमारा, वो कैसे हुआ था, ये जो है डोकलाम जो है दैट इज अ प्लेटू रीजन, वो ट्राई जंक्शन पर है। कहाँ कहाँ पर, 3 कंट्रीज का बॉर्डर मिलता है वहां पर, भूटान, इंडिया जो है उसका सिक्किम रीजन है यहाँ पर, इंडिया सिक्किम रीजन और चाइना। तो ये जो है यहाँ पर जो चाइना है उसने क्या करा, उसकी आर्मी ने क्या करा, अटैक कर दिया। और स्टार्टिंग में काफी दिन तो हमें पता ही नहीं चला दैट सच काइंड ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू टेक प्लेस दैट। क्यों? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत पुअर था। और उसके बाद ही हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर इसको अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात करी थी। लेकिन इसके बाद फिर जब स्टैंड ऑफ हो गया, सीज फायर हो गया, जो डिक्लेयर हो गया, फिर उसके बाद हमने इनफॉर्मल समिट के थ्रू अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी। तो हमने 2 जो है इनफॉर्मल समिट किए थे। फर्स्ट हमने किया था 2018 वुहान में, जहां से अभी वो वायरस निकल कर आया है, और 2019 में हमारे तमिलनाडु में हुआ था। 2020 का तो अभी पता ही नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है। तो वी ट्राई टू मेंटेन आवर रिलेशंस, लेकिन 2020 में अभी हमारे बॉर्डर इश्यूज फिर से सामने आ गए। वाला 2020 में जो ये हमारे बॉर्डर इश्यूज फिर से सामने आ गए, और चाइना जो है वो उन पर बात करने के लिए रेडी ही नहीं होता है। चाइना बाकी सब चीज़ों पर बात करता है लेकिन एक टेरिटोरियल रीजन पर बात नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर टेरिटोरियल इशू सामने आएंगे तो हम कभी भी एक पॉइंट पर एग्री नहीं करेंगे। और इंडिया जो है वो हम उनसे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका एक एक्सपोर्टिंग रीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो बाकी सब इश्यूज़ को क्या करता है, डिस्कस करता है, लेकिन बॉर्डर इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करता है। और अब 2020 में देखते हैं कोविड-19 के बाद कब सिचुएशन नॉर्मल होती है और कब हम अपनी इश्यूज़ को सॉल्व कर पाते हैं। अभी तो वैसे भी आपने अगर करंट न्यूज़ में देखा होगा तो काइंड ऑफ ये कहा जा रहा है कि कोल्ड वॉर 2 का रीजन जो है एरा है वो आने लगा है बिटवीन द यूएस एंड चाइना। तो इस टाइम पीरियड पर क्या है, चाइना और यूएस अगर 2 पावर ब्लॉक्स की फॉर्म में सामने आते हैं तो इंडिया जो है उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही डिप्लोमेटिकली या स्ट्रेटेजिकली अपने रिलेशंस को दोनों कंट्रीज के साथ बनाकर रखना पड़ेगा। क्योंकि हम चाइना को तो बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी नेबरिंग कंट्री है, ऐसे ही हम यूएस को भी नाराज नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या लिखा है इंडिया के लिए।
with this we have come to the end of this chapter. होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में या आपको कोई भी करंट इशू में प्रॉब्लम है, यू कैन स्टिल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करूं. एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.